तो हम लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स देख चुके थे। आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं इसके आगे का, तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स का होता है। अगर वो एक सेल का बना हुआ रहेगा, अगर वो एक सेल का बना हुआ रहेगा तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा सेल का बना हुआ रहेगा तो उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। तो यहां बस यूनी का मतलब सिंगल होता है और सेलुलर का मतलब सेल हो। तो ऐसे इंडिविजुअल विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्सक्यूज मी। ठीक, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दुनिया में ऑर्गेनिज्म दो तरह का होता है। अगर एक ही सेल का बना होगा तो उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। जैसे बैक्टीरिया, जितना भी बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होगा। जैसे अमीबा, सब कोई नाम सुने हैं, यूनिसेलुलर होगा। जैसे पैरामीशियम, वो क्या होगा? यूनिसेलुलर। हम लोग क्या यूनिसेलुलर है? नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो हम लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ मल्टी का मतलब होता है मेनी, और सेल्यूलर, सेल्यूलर का मतलब सेल। तो अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल या मोर देन वन सेल, वैसे इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। एग्जाम्पल, तो ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, फंगस जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? फंजाई प्लूरल है, फंगस सिंगुलर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब मल्टीसेलुलर से बिलोंग करता है। तो हम लोग देखें कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर याद रखिएगा, ऐसा सेल होगा जब अकेला ही सब फंक्शन करता हो। उसके बॉडी में डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेके सब एक ही सेल में होगा। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि इसमें अलग अलग सेल का कुछ कुछ डिफरेंट डिस्टिंक्ट फंक्शंस होगा। ठीक है, तो वो लोग अपना काम को बांटा हुआ रहता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। क्या शो करता है ये? डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब सबको अपना अपना काम बांटा हुआ रहता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कितना कैटेगरी में बांट दिए? तो दो कैटेगरी। एक को हम लोग बोले यूनिसेलुलर और दूसरा को क्या बोले हम लोग? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बने होंगे उसको यूनिसेलुलर, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बने होंगे। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इसी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बताएं ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल। हम लोग देखिए ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होंगे या मेनी सेल के बने होंगे, तो वो सेल भी देखेंगे कि कितने तरह का होता है सेल। क्या वो सिंपल सेल है कि कॉम्प्लेक्स सेल है ना, कि कैसे सेल के बने होंगे। तो ऑर्गेनिज्म को सेल के बेसिस पे दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक
सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है, पहले हम लोग इस वर्ड का मतलब समझते हैं ना। देखिए, प्रो का मतलब होता है बिफोर, बहुत कोई प्रिमिटिव बोल देगा, फॉल्स बोल देगा, ठीक है, मान लेते हैं। बट कैरियोन का मतलब, कैरियोटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, उसका वर्ड होता है कैरियोन, विच मीन्स न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस था ही नहीं उस समय हम लोग बोलना चाहिए बिफोर न्यूक्लियस, है ना। तो हम लोग को प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, अनडेवलप्ड होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं नो न्यूक्लियस। जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यू हमेशा कहीं भी आएगा तो इसका मतलब ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू। और कैरियो का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा, मतलब इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, और यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो क्या हम लोग के सेल में न्यूक्लियस होगा, तो बिल्कुल हम लोग के सेल में न्यूक्लियस होता है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, यूकैरियोटिक। यू मतलब यू सब, है ना, मतलब हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे, तो यूकैरियोटिक। दूसरा डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर होंगे उसको ऑर्गेन बोलते हैं। तो बॉडी तो बहुत सारा सेल का बना होगा, इसीलिए ऑर्गेन बोलते हैं, सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गेन। बट सेल खुद का मतलब खुद एक सेल है, उसके अंदर भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग स्मॉलर ऑर्गेन या हम लोग उसको बोलेंगे ऑर्गेनेल, ठीक है, मतलब उसको उसी वर्ड से लाया गया है, बट वो ऑर्गेन नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है और मेम्ब्रेन लेस भी होगा, मतलब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इधर हम लोग देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो कभी भी प्रोकैरियोटिक का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहला लिखेंगे बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आने से पहले जो भी ऑर्गेनिज्म आए उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहेंगे। यूकैरियोटिक सेल में मतलब ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें यहाँ न्यूक्लियस नहीं है तो क्या डीएनए होगा, तो हाँ होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोइड, क्योंकि हम लोग नेकेड डीएनए इसमें पाया जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे एक करके तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल का रिलेटिवली साइज स्मॉलर होगा। अगर हम बात करें साइज का तो 1 म्यूएम से लेके 10 म्यूएम तक होगा, माइक्रोमीटर। और इसका साइज अगर हम लोग देखें तो इसका बिगर होगा रिलेटिवली। अगर हम लोग इसका साइज का देखें तो इसमें
5 म्यूएम से लेके ये बोल सकते हैं कि ये मोर देन 5 म्यूएम हम लोग इसको बोल सकते हैं। और लिखना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम ऐसे ही लिख दे रहे रेंज, बट ये उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो साइज रिलेटिवली प्रोकैरियोट का स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो अगर हम बोले प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बताइए सर, तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल याद रखिएगा, तो केवल और केवल 5 किंगडम होता है पूरा दुनिया में, जिसमें से मोनेरा या हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मतलब वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक, अब देखें यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल, जैसे मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आएगा जिसमें अमीबा आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इसमें ईस्ट जो मतलब सॉरी यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, प्रोटिस्टा जिसमें अमीबा आएगा, फंजाई जिसमें मशरूम आएगा, ईस्ट आएगा, सब यूकैरियोटिक सेल होगा। प्लांट्स एक यूकैरियोटिक सेल होगा, और एनिमल्स जिसमें हम लोग आ जाएंगे वो भी क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल होगा। तो हम लोग देख लिए कि सेल का कॉम्प्लेक्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। अगर देखिए एक ऐसा रूम है, हम लोग बोले थे ना सेल को लिटिल रूम से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कोई ऐसा सेल होता है जो एक ही सेल है, बैचलर रूम, जिसमें वहीं बस क्या होगा, वॉशरूम होगा, वहीं बस बेडरूम होगा, वहीं स्टडी टेबल होगा, है ना, सब चीज़ वहीं रहेगा, एक ही रूम में सब चीज़। तो वैसे रूम को, वैसे सेल जिसमें क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में मतलब एक ही सेल में सब चीज़ मतलब रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे, वैसे जितना प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ये भी हम बता दिए थे। ठीक है, तो याद रखना है कि एक ही सेल में सब चीज प्रेजेंट होगा, जिसमें न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होगा। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो बैचलर वाला रूम को, बैचलर वाला सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे डिमांड बढ़ते गया, जैसे एवोल्यूशन आगे बढ़ते गया, मॉडिफिकेशन होते गया, और एक रूम हाउस में बदल गया, और अब वॉशरूम के लिए अलग रूम, बेडरूम के लिए अलग रूम, ड्राइंग रूम के लिए अलग रूम, किचन के लिए अलग रूम। तो मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहाँ प्रेजेंट पाया गया, है ना, मतलब बहुत सारा यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड सब अपना अपना कंपार्टमेंट सेल के अंदर और अपना अपना काम करता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसका साइज बड़ा होगा, ये पाया जाता है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाएगा। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बाद देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म मतलब बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, जिसमें हम लोग बात किए कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर। फिर हम लोग क्या देखें कि टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल को अगर एक सेल को भी देखेंगे तो वो मतलब सेल भी देखते हैं, तो कोई सिंपल सेल होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल, कोई कॉम्प्लेक्स सेल होगा तो उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक करके कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा, उसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि कैसा दिखता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखें बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज नथिंग बट बैक्टीरियल सेल। तो एक बैक्टीरिया में क्या क्या प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया के सेल में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा, जैसे प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज का बना रहता है, तो इसमें किस चीज का बना रहेगा, याद रखिएगा इसमें बना हुआ रहेगा सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, सेल का वॉल, ठीक है।
तो वो बना हुआ रहेगा, याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन जो कि प्लांट में सेल्यूलोज का बना रहता है, तो बैक्टीरिया में किसका बना हुआ रहेगा सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक, उसके बाद अंदर में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, दोनों सेम, यूनिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग बोल सकते हैं प्लाज्मा लेमा, है ना, बहुत सारा नाम रहता है। तो वो कोई सा भी सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई सा भी सेल जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा। सेल वाल किसी में नहीं भी रह सकता है, जैसे एनिमल में सेल वाल नहीं रहता है, किसी में रह सकता है। ठीक, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन रहता है, वो तो सेल वाल एक्स्ट्रा रहता है, अगर उसको हटा दे तो फिर भी सेल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा देंगे तो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, हम बोले इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है सर जी? तो इसमें होगा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोइड का मतलब होता है फॉल्स क्रोमेटिन। फॉल्स क्रोमेटिन का मतलब नेकेड डीएनए, मतलब इसमें कोई प्रोटीन नहीं होगा, केवल डीएनए होगा और उसका कोई कपड़ा, कोई कवरिंग नहीं होगा प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं नेकेड डीएनए, फॉल्स क्रोमेटिन या न्यूक्लियोइड। इसमें कोई मतलब ये नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बोलते हैं डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये साइटोप्लाज्म में रहेगा, मतलब इसमें कोई मतलब सेपरेशन ऑफ लिक्विड नहीं रहता है। इसमें जो भी चीज रहेगा वो याद रखिएगा, इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब फ्लूइड। तो इसमें सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा, जो भी मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या क्या ऑर्गेनल रहता है सर? तो देखिए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो नहीं रहता है, तो क्या रहेगा देखते हैं। ठीक, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं इन्वेजिनेट करता है, मतलब इनफोल्डिंग करता है, और उससे कुछ नया स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से इन्वेजिनेट करता है। ठीक है, इस तरह से इन्वेजिनेट करता है, इस तरह से इन्वेजिनेट करता है, इस तरह से इन्वेजिनेट करता है। ठीक है, और ये टूट के एक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन पार्ट है, मतलब इन्वेजिनेट करके वो बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑर्गेनल मिला? मीसोसोम। मीसोसोम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा बिहेव करता है, क्योंकि इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, तो मतलब ये एटीपी बनाने का काम करेगा, मतलब ये एटीपी सिंथेसिस करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें मीसोसोम, जो कि हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें मेन जो डीएनए है, उसके अलावा भी एक डीएनए पाया जाता है, और उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, उस डीएनए को हम लोग बोलते हैं, उस छोटा सा स्मॉलर डीएनए होगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मिड। और क्या प्रेजेंट होगा? तो इसमें इस तरह का छोटा छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ग्रेन्यूल लाइक, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे राइबोसोम। क्या बोलेंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम 70S का प्रोकैरियोटिक में मिलता है। ठीक, और हम लोग क्या बना सकते हैं इसमें? अगर ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता, दुनिया में पहली बार फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ही था,
और उसमें से भी ऑक्सीजन रिलीज करने वाला बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। वो दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन रिलीज किया था। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए यहाँ तो क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, तो इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, याद रखिएगा। वो भी स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना हुआ रहता है, जिसे हम बना के दिखाए हैं। इस तरह का हम बना दिए। ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोफोर। जस्ट लाइक मतलब जो यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड करता है वही इसमें काम करता है। इसमें पिगमेंट्स भी रहता है, जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलेंगे उसको, है ना, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल। ऐसे और भी कुछ स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना, जिसे हम बता दे रहे हैं इंक्लूसन बॉडी, जिसमें कुछ फूड स्टोर रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ एक प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब डायग्राम, जिसमें ज़्यादातर ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। इसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस रहता है, जिसको हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे। और इसमें जो भी फ्लूइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक फ्लूइड। ठीक है, किनारे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच ये लाइसोजाइम लाइसोसोम जैसा काम करता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम का काम क्या होता है कि वो मतलब डाइजेस्ट करता है फॉरेन पार्टिकल को या जो भी खराब सेल का चीज़। तो जस्ट लाइक ये किसका जैसा काम करता है, तो लाइसोसोम जैसा, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फिगर को स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें हम लोग मीसोसोम देखें, प्लाज्मिड हुआ, प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्या बोलते हैं इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और हम लोग बहुत चीज इसमें देखें कि इसमें इंक्लूसन बॉडी मिलता है, इसमें राइबोसोम मिलता है, राइबोसोम 70S का होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें इंक्लूसन बॉडी में भी हम लोग देखेंगे कि गैस वैक्यूल रहेगा, गैस जिसमें रहता है ना, गैस वेसिकल। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें चीज रहता है। ठीक, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो कि डीएनए को कवर करता है वो इसमें एब्सेंट रहता है, इसीलिए उसको हम लोग नेकेड बोलते हैं, नेकेड डीएनए। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल एकदम ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे एनिमल सेल, फिर हम लोग देखेंगे प्लांट सेल। एक बार फिर से क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम लोग डिस्टिंग्विश किए थे, तो देखिए, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होगा। तो चलिए इसमें हम लोग प्लांट्स और एनिमल का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें सेल वॉल एब्सेंट, तो इसमें केवल क्या होगा, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल होगा, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें कोई रिजिडिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल हम लोग मूव कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपो प्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ रहता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का थ्रेड लाइक सब्सटेंस होगा, जिसको हम लोग क्रोमेटिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन मतलब टीन है, मतलब INA मतलब प्रोटीन भी होगा इसमें, मतलब क्रोमेटिन का मतलब होता है DNA
को कपड़ा पहना देंगे, प्रोटीन लगा देंगे, तो इसको क्रोमेटिन बोलेंगे, जो कि बैक्टीरिया में एब्सेंट था, इसलिए फॉल्स क्रोमेटिन लिखे। इसमें प्रोटीन जैसे हिस्टोन प्रोटीन होगा, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है, जो मतलब डीएनए को पैकेज करके रखता है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में डीएनए 2.2 मीटर का होता है। हाँ, सेल को हम लोग नहीं देख सकते हैं नेकेड आई से, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, बट उसका डीएनए कितना होता है, उसका लेंथ 2.2 मीटर। सोच सकते हैं कैसे उस सेल में फिट आता होगा। तो उसको फिट करता है हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग करके, एकदम रस्सी को बांध के जैसे हम लोग छोटा करते हैं गांठ बांध के, जस्ट लाइक वैसे ही किया जाता है। तो उसको हम लोग इसीलिए वो सेल में एक न्यूक्लियस फिट खाता है। अब देखिए न्यूक्लियस में इसके अलावा क्या रहता है, क्रोमेटिन तो रहता है। जब यही क्रोमेटिन सेल डिवीजन करेगा, जब ये सेल डिवीजन करेगा तो यही क्रोमोसोम को, क्रोमेटिन को क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक। अच्छा, न्यूक्लियस में और क्या क्या प्रेजेंट होगा देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर क्या प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, देखिए ये आउटर है, ये इनर है, आउटर है इनर है। जहां आउटर और इनर फ्यूज होता है उस जगह एक स्पेस बन जाता है, एक पोर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है, जिसमें याद रखिएगा सेल के अंदर कुछ लिक्विड रहेगा, ठीक है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड होगा, इस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर वाला लिक्विड को साइटोप्लाज्म। दोनों को जोड़ देंगे तो सेल में जितना भी लिक्विड है सब काउंट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड, सेल के अंदर वाला को साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला देंगे तो प्रोटोप्लाज्म, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि ये अगर न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है तो ये आउटर है, इनर वाला न्यूक्लियस के ही साइड रहता है, आउटर वाला साइटोप्लाज्म के साइड रहता है, कोई दिक्कत। आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसमें राइबोसोम्स के मेम्ब्रेन में एसोसिएटेड रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग राइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम, ठीक है। और इसमें राइबोसोम 80S का रहेगा, ठीक। तो जिसमें राइबोसोम रहेगा वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होगा तो वो स्मूथ हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि राइबोसोम थोड़ा सा दाना टाइप का है तो उससे रफनेस आ जाता है। तो दोनों को मिला देंगे तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइन। तो देखिए नेटवर्क लाइन, ये सेल को क्या फायदा देगा, तो ये सेल को स्ट्रक्चर मतलब मेंटेन करता है, सेंट्रल पार्ट। तो पूरा सेल का भी जो शेप को कौन मेंटेन करता है, तो इससे एक और हम लोग का ऑर्गेनेल आ जाएगा, उसका नाम होगा, याद रखिएगा, साइटोस्केलेटन। सेल का स्केलेटन को साइटोस्केलेटन, कुछ नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट, उसको हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे तो उसको हम लोग सब डिटेल में बताएंगे साइटोस्केलेटन।
अब देखिए साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। देखिए साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर वाला फ्लूइड, और उस फ्लूइड में क्या होगा, कुछ ऑर्गेनेल वाला भी पार्ट होगा। क्या होगा, कुछ ऑर्गेनेल वाला भी पार्ट होगा। तो याद रखिएगा, जिसमें साइटोप्लाज्म का मतलब केवल लिक्विड नहीं होता, इसमें सॉलिड भी पार्ट होगा। तो साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर वाला जो भी पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म में सॉलिड पार्ट को सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, ये सॉलिड पार्ट। और लिक्विड पार्ट को हम लोग साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल, बहुत जन साइटोप्लाज्म को साइटोसोल बोल देता है, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल भी और साइटोसोल है। तो साइटोसोल केवल और केवल लिक्विड पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। और उसमें अगर हम लोग जोड़ देंगे सेल ऑर्गेनेल, तब जाके वो साइटोप्लाज्म बनता है, ठीक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। यही एटीपी सिंथेसिस करता है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये नहीं एटीपी बनाएगा तो सेल अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स, हम लोग खाना नहीं खुद बनाएंगे। इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते, लाइसोसोम। और लाइसोसोम देखता है कि कौन अच्छा से काम नहीं करता। मेन न्यूक्लियस होता है, वो कंट्रोल करता है कि कौन अच्छा से, तुम लोग सब काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया तुम अच्छा से काम करो, लाइसोसोम तुम अच्छा से काम करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम अच्छा से काम करो, राइबोसोम तुम अच्छा से काम करो। लेकिन लाइसोसोम बोलता है न्यूक्लियस जी बताइए हमको कौन अच्छा से नहीं काम करता है। अगर अच्छा से नहीं काम करता है तो हम उसको डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बॉडी भी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारा एंजाइम्स रहता है ना, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जो डाइजेशन का काम करेगा, जो भी बाहर से जो भी आएगा उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक। कभी कभी खुद को भी डाइजेस्ट कर देगा, जिससे पूरा सेल डेथ कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या मिल सकता है, वैक्यूल मिल सकता है। ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा और उसमें फूड स्टोर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूल। तो एनिमल में वैक्यूल स्मॉलर होगा, न्यूक्लियस सेंटर में होगा, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होगा, और इसमें सेल डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री में अरेंज रहेगा, ट्यूब्यूलर टाइप का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें दो सेंट्रियोल प्रेजेंट, मतलब एक सेंट्रोसोम मतलब दो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का काम क्या है, सेल डिवीजन करने में मदद करना, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे माइक्रो बॉडीज, है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है। हम लोग एक एक करके जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्ट्रक्चर जिसको हमको बनाना चाहिए और वो मेन स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। इस तरह से इस तरह से इस तरह से वो बना रहता है, जिसको सिस्टर्नी बोलेंगे, हम लोग करके पढ़ेंगे। ये आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोल्गी बॉडी, इसको हम लोग बोलेंगे गोल्गी बॉडी। इसको हम लोग बोलेंगे गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम। तो ये क्या हुआ, एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, पहले क्या क्या नहीं पाया जाएगा, इसमें सेल वाल नहीं होगा, इसमें वैक्यूल छोटा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस बीच में पाया जाएगा,
इसमें सेंट्रोल पाया जाता है जो सेल डिवीजन में मदद करता है। इसमें राइबोसोम 88 का होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये लिपिड बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन, क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा। ठीक, तो अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम लोग बोले न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है जो डीएनए प्लस प्रोटीन का बना रहता है। इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब अगर न्यूक्लियस एक राजा है तो उसकी रानी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सबको मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोलस आएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिएगा कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, उसको हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे, हम लिख नहीं रहे। ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये हम एनिमल सेल को कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं प्लांट सेल को। क्या डिफरेंस है प्लांट सेल? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट था, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, यहाँ जो व्हाइट कलर का हम बनाए हैं उसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें एक सेल दूसरा सेल से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिए। इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसका शेप देखने से लग रहा है पॉलीगोनल। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है, पॉलीगोनल शेप, जो कि एनिमल का ऐसा नहीं रहता है। इसमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आप लोगों को, वो क्या है, वो वैक्यूल है। प्लांट में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, सिंगल होता है। इसमें प्लांट का सैक मतलब रस भरा रहेगा, कुछ मिनरल्स होगा या कुछ फूड स्टोर करके रखेगा, कुछ वेस्टेज भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट रहेगा इसमें। ठीक, इसमें भी न्यूक्लियस होगा जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस अटैच रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछला स्लाइड में देख चुके थे। इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दे रहे हैं। इसके अंदर उसी ही डीएनए का होगा स्ट्रैंड, इसमें भी न्यूक्लियोलस होगा। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जो कि हम लोग देख चुके थे। ठीक, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल होगा जो इसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा, और वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे इस तरह से बना हुआ रहेगा। एक एक करके जब पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो हम लोग एक करके इसको पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस। उसी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो जैसे उसमें था इसमें भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी राइबोसोम होगा, इसमें भी राइबोसोम बनाते थे। इसमें भी क्या होगा, राइबोसोम होगा, इसमें भी राइबोसोम होगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं राइबोसोम। ये यूकैरियोट है तो इसमें 80S का राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है। ठीक, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा रहेगा, और उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर को न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म। ठीक, इसमें भी गोल्गी बॉडी होगा,
बना के देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसे बनाते हैं। इसमें भी गोल्गी बोल्गी होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन जाता है यहीं पर पैकेज होगा, ठीक है। तो गोल्गी बोल्गी का काम क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही केमिकल फैक्ट्री है, इसी में प्रोटीन या लिपिड बनेगा, जैसे फैक्ट्री होता है वैसे ही बनेगा, लेकिन उसका पैकेजिंग दूसरे जगह होगा, उस जगह को बोलते हैं गोल्गी बोल्गी। मतलब ये मॉडिफिकेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ बना दे रहे हैं इसको लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट में स्फेरोसोम के नाम से जाना जाता है, स्फेरोसोम। तो प्लांट लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरोसोम। और गोल्गी बोल्गी को प्लांट में बोलते हैं डिप्टायोसोम, ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग नाम रहता है, काम सेम करता है, ठीक है। इसमें सेंट्रियोल नहीं होगा, मतलब इसको सेल डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल का जरूरत नहीं है, सेल प्लेट से करता है। इसमें देखिएगा हम एक बनाया है कि सेल वाल इस सेल का और सेल वाल अदर सेल के बीच में एक स्पेस है। उस स्पेस में याद रखिएगा, उस स्पेस में दो सेल या दो ईंटा आपस में जुड़ा रहता है घर बनाने में, तो सीमेंट से जुड़ा रहता है। वैसे इसमें भी सीमेंट रहेगा। इस सीमेंट को हम लोग बोलते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं, प्लांट सीमेंट को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेमिला, जो दो सेल को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लांट का सीमेंट, ठीक है। अब ये सेल आपस में कम्युनिकेट करता है दूसरा सेल से भी। यहाँ बगल में कोई और सेल होगा, समझिए ये सेल 1 है, सेल 2 होगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट करता है खिड़की के द्वारा, है ना। मतलब प्लांट में कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो सेल वाल ही बनाता है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये पॉइंट को पीट बोलेंगे, लेकिन जब कम्युनिकेट करेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल दूसरा सेल से कम्युनिकेट करता है। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कभी चेयर कम हो जाता है, चाय पत्ती कम हो जाता है, तो दूसरा घर से हम लोग थोड़ा सा मांग लेते हैं। उसी सेल में कुछ दिक्कत आ जाता है तो वो सेल दूसरा सेल से मांग लेता है, कभी खुद भी दे देता है, तो वही वाला खिड़की है, उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्लांट सेल। इसमें कुछ और भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जा सकता है जिसको हम लोग यहाँ नहीं दिखाए हैं, जैसे माइक्रोबॉडीज, है ना, लेकिन मैक्सिमम चीज को हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। तो अब कंपेयर करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, तो बताइए एनिमल सेल में सेल वाल होगा, तो एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। सेल वाल का काम रिजिडिटी प्रोवाइड करना प्लांट, क्योंकि एनिमल में तो रहता नहीं, तो इसीलिए ये हार्ड रहता है। जो भी आज हम लोग देखते हैं कॉटन का फाइबर या बेंच, वो सेल वाल ही है। मतलब जाइलम डेड रहता है तो उसमें स्केल सेल वाल ही रहता है, सेलुलोज का बना, ठीक है, इसीलिए वो हार्ड रहता है। तो इसमें सेल वाल प्रेजेंट होगा। सेंट्रोल एनिमल में प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट में एब्सेंट होगा। वैक्यूल एनिमल में प्रेजेंट होगा, प्लांट में प्रेजेंट होगा, बट इसमें स्मॉलर होगा, ठीक है, और फ्यूअर होगा। फ्यूअर मतलब एक से ज्यादा होगा। प्लांट में वैक्यूल लार्ज होगा, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, ठीक है। ये लगभग प्लांट का 90% यही पूरा घेरे हुए रहता है। मतलब प्लांट में सबसे ज्यादा क्या होता है, वैक्यूल ही का स्पेस ऑक्यूपाई रहता है, इसीलिए प्लांट का सेल बड़ा भी रहता है, इसमें पानी भी भर जाता है ना। पानी में जैसे कि जाइलम
का वैक्यूल में पानी रहेगा, फ्लोएम का वैक्यूल में फूड रहेगा, इस तरह से। देखिए साइज, एनिमल सेल स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू प्लांट सेल, इसका साइज बिगर होगा एज कंपेयर टू एनिमल सेल। प्लास्टिक, तो याद रखिएगा प्लास्टिक, ये जो प्लास्टिक है जो फोटोसिंथेसिस करता है वो एनिमल में एब्सेंट होगा बट प्लांट में प्रेजेंट होगा। फूड स्टोरेज, एनिमल में जो एक्स्ट्रा हम लोग फूड खा लेते हैं वैसे जो खाते हैं ग्लूकोज में होगा, ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करना, उसी को हम लोग यूज़ करके एटीपी बनाएंगे। बट अगर हम लोग के बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो बाद में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोर फूड, है ना। तो ये फूड को स्टोर कर लेता है, इसलिए फूड स्टोरेज में क्या होगा, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन और प्लांट सेल में स्टार्च, उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाएगा। तो जब कंडीशन अच्छा नहीं होगा, जब जिस समय फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा उस समय तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो उस समय कैसे खाएंगे, तो ये स्टोर करके रखता है। जैसे आलू जो हम लोग खाते हैं वो स्टोर फूड है, स्टार्च पोटैटो प्लांट स्टोर करके रखता है, जब एडवर्स कंडीशन आता है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उसी से वो खाना खाता है, लेकिन हम लोग उसको खा लेते हैं निकाल के, ठीक है। तो स्टार्च प्लांट में स्टोर फूड। न्यूक्लियस एनिमल सेल में सेंटर में होगा, ठीक है, और इसमें किनारे होगा, पेरीफेरी में होगा, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड भी लिखता है बुक, यूसेंट्रिक, सॉरी है ना, पेरीसेंट्रिक, पेरीफेरी में है तो पेरीसेंट्रिक, ठीक है। मतलब इसको हम लोग पेरीसेंट्रिक न्यूक्लियस बोल सकते हैं, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं यूसेंट्रिक, बीच में रहता है न्यूक्लियस। एनिमल सेल का कुछ एग्जांपल बताइए सर। तो आरबीसी एनिमल में मिलेगा, रेड ब्लड सेल। प्लांट का एग्जांपल बताइए सर। तो प्लांट का एग्जांपल जैसे पैरेन्काइम, कोलेनकाइम, स्केलेरेनकाइम, है ना, ये हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना, ये सब प्लांट्स में मिलेगा। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल डिफरेंशिएशन। एक और छोटा सा टॉपिक हम सोच रहे हैं बता दें जिससे कि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं। देखो हम लोग कुछ कुछ बातें देखते हैं कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, इस सब में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग प्लांट सेल का बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चीज पाया जाता है, सेल वॉल और क्या पाया जाएगा, जो भी एनिमल सेल जैसा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। मतलब प्लांट सेल से अगर हम लोग सेल वॉल को हटा देंगे, सेल वॉल को हटा देंगे, मतलब प्लांट सेल से हम लोग सेल वॉल को माइनस कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो हमारा एनिमल सेल बाय डिफॉल्ट प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं बोले, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ, तो हम लोग देखते हैं। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होगा, याद रखिएगा, प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है इसमें कुछ नॉन लिविंग पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एरगास्टिक बॉडी, जिसको हम लोग सेल इंक्लूजन बोलते हैं। ये बुक सब में नहीं रहता है, ये स्टैंडर्ड बुक में रहेगा, 12th तक नहीं रहता है सेल इंक्लूजन, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर हम लोग प्लांट सेल ले लें, मतलब जिसमें सेल वाल होता है, सेल वाल को अगर रिमूव कर दें तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वाला, तो उसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अगर उसमें से हम लोग कुछ नॉन लिविंग पार्ट को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, प्रोटोप्लाज्म। और अभी हम लोग देखें इससे पहले कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, क्या होता है कि साइटोप्लाज्म
सेल के अंदर वाला प्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर वाला को न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। उसी साइटोप्लाज्म को भी अभी हम देखें कि इसमें कुछ सॉलिड पार्ट होता है, इसको सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे हम लोग, और इसमें कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे लिक्विड वाला पार्ट, जिसको साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल क्या होता है, सेल के एक्चुअल में यही लिक्विड मैट्रिक्स होता है, तो इसी में एंजाइमेटिक एक्शन होगा। सेल ऑर्गेनेल में अलग अलग काम होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस, सेंट्रोल डिवाइड करेगा सेल को, है ना, गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, लाइसोसोम डाइजेस्ट करेगा। तो साइटोसोल एक्चुअल फ्लूइड होता है सेल का, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड या इसको डायरेक्ट सेल मैट्रिक्स भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब और एक चीज, सेल ऑर्गेनेल याद रखिएगा सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है या डबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल या डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अपने याद हो जाएगा अगर डबल याद रहेगा तो तीन ही स्ट्रक्चर होगा, याद रखिएगा, जो डबल मेम्ब्रेन का होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसको प्लास्टिड बोलेंगे हम लोग, और एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक, लिख सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये तीन ऑर्गेनेल जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है। रेस्ट राइबोसोम को छोड़ के, जिसे हम सिंगल मेम्ब्रेन को बताया था, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, गोल्गी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो ज़्यादातर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। तो हम लोग इस तरह से क्विक हम लोग एक सिंप्लीफाइड देखें कि कोई सेल है जिसका सेल वाल को अगर हटा देंगे तब भी वो जिंदा रहेगा, उसको प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। और वो हम लोग एनिमल सेल में वो तो वही नेचर का होता है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोटोप्लास्ट या एनिमल सेल बोलते हैं। उसमें देखते हैं कुछ नॉन लिविंग पार्ट होगा जिसको एर्गास्टिक बॉडी बोलेंगे, कुछ लिविंग पार्ट होगा जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, जो लिक्विड वाला होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब इसको हम लोग बोलेंगे हमारा जीव का द्रव्य। मतलब अगर ये थोड़ा सा भी कम होगा हमारे बॉडी से तो हमको प्यास लगेगा, ज़्यादा कम होगा तो बेहोशी भी हो सकता है, एकदम ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो हम लोग डेथ भी हो सकता है। ठीक, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म सेल का प्लाज्म, न्यूक्लियस का प्लाज्म तो न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट होता है, सेल ऑर्गेनेल और लिक्विड पार्ट को साइटोसोल बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकता है, लाइसोसोम ER गोल्गी बॉडी, डबल मेम्ब्रेन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। कुछ मेम्ब्रेन लेस भी होगा जैसे राइबोसोम, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। इफ यू विल लाइक दिस लेक्चर then make sure you subscribe to our channel and hit the bell icon to get all notifications. हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। So thank you.